सेक्शन 194 सी में कहा गया कि टीडीएस डिडक्ट करना है अगर आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। तो आप किसी काम को करने के लिए जो है पेमेंट कर रहे हैं अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे में आपको जो है टीडीएस डिडक्ट करना है। तो हमारे लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है मानी जाएगी कि फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कवर होगी या नहीं होगी। तो ऐसे में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट कवर होती है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194 सी। अदरवाइज सेक्शन 194 सी जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जनरली अगर मैं बात करूं फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। और अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप सेक्शन 194 सी में जो है टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को भी बहुत जनरल सेंस में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं, कोई भी ऐसा काम जो या तो मटेरियल प्लस लेबर या फिर ओनली लेबर, अगर किसी भी तरह का कोई काम जहां पर मटेरियल प्लस लेबर इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल आपने जो है अपने बिजनेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फिटिंग जो है वो करनी थी, तो इसके लिए आपने क्या किया, इलेक्ट्रिशियन को कहा कि उस इलेक्ट्रिक फिटिंग में जो भी मटेरियल लगेगा वो भी तुम लगाओगे और उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो भी तुम ही करोगे। और उसके बदले में बात हुई कि जो है लेट से 1,50,000 रुपए की जो है टोटल पेमेंट की जानी है। तो ये जो है एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और ऐसे में जो है यहाँ पर जो काम किया जा रहा है बाय द इलेक्ट्रिशियन वो मटेरियल प्लस लेबर का जो है काम है। और इसके लिए जो पेमेंट की जाएगी वो कहलाएगी फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। अब हो सकता है उसी इलेक्ट्रिशियन को ये कहा जाए कि आपको मटेरियल जो है हम प्रोवाइड करेंगे, आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन करनी है। और लेट से उस इंस्टॉलेशन के लिए उसने चार्ज किया 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए, तो भी ऐसे में क्या माना जाएगा, फॉर पेमेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर जो है 50,000 रुपए की जो पेमेंट की जाती है उस पर जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 194 सी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह कहा जाता है कि आपको सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करना है, मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो क्या उस केस में सेक्शन 194 सी अट्रैक्ट होगा, क्या टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? द आंसर इज नो। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इट मींस यहां पर आप कोई गुड्स सेल परचेज कर रहे हैं, आप गुड्स परचेज करेंगे और सामने वाला व्यक्ति जो है आपको गुड्स सेल करेगा। तो यहां पर बेसिकली इन केस ऑफ सेल एंड परचेज जो पेमेंट की जा रही है वो पेमेंट किसी काम के लिए नहीं की जा रही। यहां पर सेल परचेज में जो पेमेंट की जाती है वो पेमेंट की जाती है फॉर पासिंग टाइटल ओनरशिप। इट मींस उस गुड्स की जो ओनरशिप है वो आपको ट्रांसफर हो रही है, उसके बदले में आप सर्टेन अमाउंट उसको पे कर रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर सेक्शन 194 सी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखें, कभी भी गुड्स की सेल परचेज होती है, आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, उस केस में सेक्शन 194 सी एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, अगर आपने उस गुड्स के साथ कोई इंस्टॉलेशन भी एक साथ ली है और दोनों के लिए आपने जो प्राइस पे किया है वो एक लमसम प्राइस है। फॉर एग्जांपल यहीं पर इस केस में जो मटेरियल है और जो लेबर है, जो इलेक्ट्रिशियन को हमने 1,50,000 रुपए का जो काम दिया, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगर उसमें यह जो इलेक्ट्रिशियन है हमें मटेरियल का बिल अलग प्रोवाइड करता है, मटेरियल का बिल अलग प्रोवाइड करता है लेट से 1 लाख रुपीस का, और जो लेबर चार्जेस का बिल है वो अलग प्रोवाइड करता है लेट से 50,000 रुपीस का। तो इन दैट सिचुएशन भी जो मटेरियल के केस में सेक्शन 194 सी एप्लीकेबल नहीं होगा और जो है
50,000 रुपीज के रिगार्डिंग सेक्शन 194C के तहत जो है लेबर पर जो है टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा। यही बात जो है यहां पर बताई गई है सेक्शन सब सेक्शन बेसिकली 3 के तहत कि वेयर एनी सम is paid or credited for carrying out any work mentioned in subclause E of clause 4 of the explanation। तो ये भी हम explanation रीड करेंगे। इसके अंदर बेसिकली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में किस किस तरह का काम जो है वो इंक्लूड होगा, किस किस नेचर, कौन कौन सी नेचर ऑफ वर्क जो है वो इंक्लूड होगी। तो ऐसे में अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इस एक्सप्लेनेशन के तहत कवर होता है और उस केस में अगर आप कोई अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, देन टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स किस अमाउंट पर डिडक्ट होगा? ऑन द इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल इफ सच वैल्यू इज मेंशन्ड सेपरेटली इन द इनवॉइस। तो अगर मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का एक इनवॉइस दिया गया और उस इनवॉइस में डिफाइन किया गया कि मटेरियल की वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपीज है और जो लेबर की वैल्यू है वो 50,000 रुपीज है, तो ऐसे में जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो जो है 50,000 रुपीज की वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर मान लीजिए यहां पर कोई मटेरियल और लेबर की अलग अलग अमाउंट जो है वो डिफाइन नहीं की गई है, तो इन दैट सिचुएशन जो है पूरी अमाउंट पर जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि यहां पर कहा गया कि फॉर इलेक्ट्रिक फिटिंग टोटल अमाउंट 1,50,000 रुपीज की, कुछ इस तरह से इनवॉइस दिया गया। यहां पर यह नहीं बताया गया मटेरियल की अमाउंट कितनी है, लेबर की अमाउंट कितनी है। तो इन दैट सिचुएशन जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो होगा 1,50,000 रुपए पर। तो ये आपको चेक करना है जब भी आप सेक्शन 194C के तहत टीडीएस डिडक्ट करेंगे, तो जो इनवॉइस आपके सामने है जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट करने वाले हैं, टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं, अगर उसके अंदर मटेरियल की वैल्यू अलग से मेंशन की गई है और जो लेबर पार्ट है उसको अलग से मेंशन किया गया है, तो ऐसे में आपको मटेरियल वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, क्योंकि मटेरियल की जो वैल्यू है वो फॉर ट्रांसफरिंग टाइटल, फॉर ट्रांसफरिंग ओनरशिप है, वहां पर कोई वर्क्स इंक्लूड नहीं है। तो वर्क्स है रिगार्डिंग योर लेबर वर्क, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर वहां पर कोई अमाउंट बताई ही नहीं गई है, ना ही मटेरियल अलग से बताया गया, ना ही लेबर अलग से बताई गई, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे, पूरी अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे ऑन द होल ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, पूरी इनवॉइस वैल्यू पर, इफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल इज नॉट मेंशन्ड सेपरेटली इन द इनवॉइस, अगर इनवॉइस के अंदर मटेरियल की वैल्यू अलग से नहीं बताई गई है। अब इनवॉइस वैल्यू का मतलब यहां पर क्या है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनरली क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि जो भी व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है तो वो क्या करता है, जब इनवॉइस रेज करता है तो वो क्या करता है, जीएसटी चार्ज करता है। तो मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, और मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर वाई को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो मिस्टर वाई हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं। और यह कॉन्ट्रैक्ट अगेन मान लीजिए 1,50,000 रुपए का है, जो कि इलेक्ट्रिक फिटिंग के रिगार्डिंग है। तो मिस्टर एक्स जो है 1,50,000 रुपए की पेमेंट मिस्टर वाई को करने वाले हैं। यहां पर कहा गया कि 1,50,000 रुपए पर एक्स्ट्रा 18% का जीएसटी जो है बाय मिस्टर वाई जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो ऐसे में जो है यहाँ पर 27,000 रुपीज का जो जीएसटी है वो मिस्टर वाई चार्ज करेंगे और टोटल पेमेंट की जाएगी 1,77,000 रुपए। तो अब बात आई कि ये जो 1,50,000 रुपए है इसको बोलते हैं जीएसटी लॉ के अंदर टैक्सेबल वैल्यू, और ये जो टैक्स है इसको हम बोलेंगे जीएसटी। जीएसटी 3 तरह से हो सकता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो कोई भी जीएसटी यहां पर है और ये आपकी हो जाती है इनवॉइस वैल्यू। तो अगर हम सेक्शन 194C की बात करें तो उसमें कहा गया है कि इनवॉइस वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर एक जो है बेसिकली सर्कुलर इशू किया गया है बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो जीएसटी कंपोनेंट है
उस जीएसटी कंपोनेंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इट मींस जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो टैक्सेबल वैल्यू पर डिडक्ट किया जाएगा, दैट इज 1,50,000 रुपीज पर। तो मिस्टर वाई अगर एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो टीडीएस डिडक्ट होगा 1%। अगर मिस्टर वाई जो है एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कंपनी है, तो ऐसे में 2% का टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इनवॉइस वैल्यू का मतलब है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो इस सर्कुलर को आप रेफर कर सकते हैं, सर्कुलर नंबर 23/2017 जो है इशू किया गया है, और इसके अंदर बताया गया है कि in the light of the fact that even under the new GST regime, the rationale of excluding the tax component from the preview of TDS remains valid. It means जैसे सर्विस टैक्स में सर्विस टैक्स पोर्शन पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता था, उसी तरह जीएसटी के अंदर जीएसटी पोर्शन पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। द बोर्ड hereby clarifies that wherever in the term of the agreement or contract between the payer and the payee, the component of GST on services comprised in the amount payable to a resident is indicated separately, tax shall be deducted at source on the amount paid or payable without including such GST on services. तो ये आपको ध्यान रखना है, जीएसटी जो कंपोनेंट है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक बात यहां पर आपको याद रखनी है कि अगर मान लीजिए मिस्टर वाई ने इनवॉइस देते हुए क्या किया, उसने जो है टोटल अमाउंट 1,77,000 रुपए मेंशन कर दी और यहां पर जीएसटी कंपोनेंट को अलग से नहीं दिखाया, उसने 1,50,000 और 27,000 रुपए का ब्रेकअप जो है वो प्रोवाइड नहीं किया, उसने सीधा लिखा कि जो है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1,77,000 रुपए और इनवॉइस जो है मिस्टर एक्स को दे दिया। अब मिस्टर एक्स को क्या करना होगा, इस 1,77,000 रुपए पर ही टीडीएस डिडक्ट करना होगा, क्योंकि इस सर्कुलर में साफ साफ कहा गया है कि अगर यह जो जीएसटी कंपोनेंट है अगर इंडिकेटेड सेपरेटली, अगर सेपरेटली इंडिकेट किया गया है तो ही आप जो है इस कंपोनेंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर ये सेपरेटली इंडिकेटेड नहीं है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो आई होप अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपको ध्यान रखना है कि मिस्टर वाई अगर 1,50,000 रुपए की वैल्यू जो है उसको अलग अलग मेंशन करते हैं, कितना मटेरियल है और कितना लेबर है, तो लेट से मान लेते हैं 1 लाख रुपीस और 50,000 रुपीज, और उसके बाद नीचे की तरफ जो है जीएसटी चार्ज करते हैं एट द रेट ऑफ 18%, 27,000 रुपए, और टोटल 1,77,000 रुपए का अगर बिल देते हैं तो ध्यान रखें मटेरियल वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, जीएसटी कंपोनेंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, इट मींस ओनली 50,000 रुपीज पर टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मिस्टर वाई क्या करते हैं, इस अमाउंट को मटेरियल और लेबर को अलग अलग जो है इंडिकेट नहीं करते हैं, अलग अलग मेंशन नहीं करते हैं, वो टोटल अमाउंट 1,50,000 रुपए चार्ज करते हैं प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं 27,000 रुपए का। तो ऐसे में ध्यान रखें पूरे 1,50,000 रुपए पर टीडीएस डिडक्ट होगा, 27,000 रुपए पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और थर्ड केस हो सकता है कि मान लेते हैं मिस्टर वाई जो है 1,77,000 रुपए की जो टोटल अमाउंट है वो मेंशन करते हैं, ना ही तो मटेरियल ना ही लेबर और ना ही जीएसटी कंपोनेंट अलग से डिफाइन करते हैं, तो ध्यान रखें पूरे 1,77,000 रुपए पर टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। 1% या 2% जो भी रेट ऑफ टैक्स टीडीएस एप्लीकेबल है उस रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो आई होप इसके रिगार्डिंग आपको जो है एक अच्छी क्लियरिटी मिल गई होगी कि किस तरह आपको जो है इनवॉइसेस को रीड करना है जब भी आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो है जो एक्सप्लेनेशन बताई गई है उसको हम रीड कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर कहा गया कॉन्ट्रैक्ट शैल इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस मान लेते हैं मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो यहां पर मिस्टर बी क्या हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और मिस्टर बी क्या करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं मिस्टर सी को, तो मिस्टर सी क्या हो जाते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर। अब हम बात करते हैं कि मिस्टर बी के केस में अगर मान लेते हैं मिस्टर बी एक इंडिविजुअल है और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपीस से ज्यादा है,
और यहाँ पर 2 लाख रुपीस की पेमेंट जो है मिस्टर सी को करने वाले हैं। तो क्या ऐसे में मिस्टर बी को सेक्शन 194 सी के तहत टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है या नहीं? देन आंसर इज यस, क्योंकि कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर मिस्टर बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सब कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया तो यह माना जाएगा कि वो भी अपने आप में क्या है, एक पेमेंट है फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे में मिस्टर बी को जो है टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, वो जो भी पेमेंट मिस्टर सी को करते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, तो यहां पर वर्क का मतलब क्या है? तो वर्क शैल इंक्लूड, यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड यूज किया गया है इंक्लूड। इट मींस यहां पर जो पॉइंट्स बताए गए हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर ई, ये सभी क्या माने जाएंगे? ये सभी वर्क माने जाएंगे। और इनके लिए अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको जो है टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है अंडर सेक्शन 194 सी। यहाँ पर इंक्लूड वर्ड, इट मींस ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि ये जो लिस्ट बताई गई है ये तो वर्क माने ही जाएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स, बहुत सारे जो नेचर ऑफ वर्क है वो जो है सेक्शन 194 सी में कवर हो सकते हैं। तो वर्क शैल इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, अगर आप किसी को एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट करता है। एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे प्रिंट मीडिया है या फिर सोशल मीडिया के अंदर आप बहुत सारे कैंपेन्स आप देखते हैं रन होते हैं, तो या फिर आप जो है होर्डिंग्स, फ्लैक्सेस, इसके तहत एडवर्टाइजमेंट्स कराते हैं। तो किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो वर्क के अंदर इंक्लूड माना जाएगा और ऐसे में सेक्शन 194 सी के तहत आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। इसके अलावा आप ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग, तो अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, आप मान लीजिए अपने बिजनेस के किसी प्रोडक्ट की जो है ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग कराते हैं, जो टीवी वगैरह पर जो है आप अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और उसके लिए आप जो एडवर्टीजमेंट है उसको, जो प्रोग्राम जो है उसको प्रोड्यूस करने का भी जो खर्चा है, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी वर्क माना जाएगा। और उसके लिए अगर आप पेमेंट करेंगे तो सेक्शन 194 के तहत आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो कोई भी किसी भी तरह का टेलीविजन प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए भी अगर आपने कोई पेमेंट की है तो वो क्या है, वर्क के अंदर इंक्लूड होगी और आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 194 सी। कैरीज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवेज, रेलवेज को छोड़कर अगर आपने गुड्स कैरिजेस जो है के लिए पेमेंट की है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसपोर्टर के जरिए जो है अपने गुड्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है, और ऐसे में आप ट्रांसपोर्टर को अगर पेमेंट करते हैं, दैट इज कैरीज ऑफ गुड्स, तो वो भी क्या मानी जाएगी, वर्क मानी जाएगी और ऐसे में सेक्शन 194 सी अट्रैक्ट होगा। अगर आप पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके जो है लेट्स से 100 एम्प्लॉइज हैं और 100 एम्प्लॉइज के लिए आपने क्या किया, एक बस एजेंसी को हायर किया, और वो बस एजेंसी क्या करती है, आपके एम्प्लॉइज को जो है घर से लेकर आपके बिजनेस प्रीमाइज तक, फैक्ट्री तक जो है वो पहुंचाती है, और उसके लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो भी वो क्या मानी जाएगी, वर्क मानी जाएगी और ऐसे में सेक्शन 194 सी अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह की कोई भी कैरीज ऑफ गुड्स और कैरीज ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस आप यूज करते हैं और उसके लिए आप पेमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 194 सी के तहत टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कैरीज ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप सेक्शन 194 सी सब सेक्शन 6 को रीड करेंगे तो यहां पर बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को हायर करते हैं और ऐसे में यह ट्रांसपोर्टर आपको एक डेक्लेरेशन अगर दे दे, एक डेक्लेरेशन आपको दे दे कि उसके पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरिज व्हीकल नहीं है, ये जो ट्रक है इस ट्रक के जरिए ये जो ट्रांसपोर्टर है गुड्स की मूवमेंट करता है, और अकॉर्डिंग टू हिज डेक्लेरेशन
उसके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, 10 से ज्यादा गुड्स कैरेजेस व्हीकल नहीं है, तो ऐसे में कहा गया कि जो पेमेंट करने वाला है उसको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा जनरली इसलिए हुआ कि जब गुड्स कैरेजेस को भी वर्क्स के अंदर इंक्लूड किया गया तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है मिनिस्ट्री को दी कि ऐसे में जो छोटा ट्रांसपोर्टर है उसको काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रक ओनर्स होते हैं जिनके पास पैन नंबर ही नहीं होता, और ऐसे में विदाउट पैन 20% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा हार्डशिप जो है इन ट्रांसपोर्टर्स को फेस करनी पड़ रही थी। तो इसके लिए यहां पर कहा गया कि नो डिडक्शन शैल बी मेड, कि कोई भी डिडक्शन ऑफ टीडीएस नहीं की जाएगी to the account of a contractor during the course of business of applying, hiring or leasing goods carriages। अगर आप गुड्स कैरेजेस को हायर करते हैं तो ऐसे में कोई डिडक्शन ऑफ टीडीएस आप नहीं करेंगे। वेयर सच कॉन्ट्रैक्टर owns 10 or less goods carriages at any time during the previous year। अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में आप पेमेंट कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के अंदर वो 10 या 10 से कम जो है गुड्स कैरिज व्हीकल ओन करता है, 10 से ज्यादा नहीं करता है, तो ऐसे में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करना होगा, उस कॉन्ट्रैक्टर को, बेसिकली ट्रांसपोर्टर को, ही विल फर्निश ए डेक्लेरेशन, वो एक डेक्लेरेशन फर्निश करेगा टू दैट इफेक्ट अलोंग विद हिज परमानेंट अकाउंट नंबर, और उस डेक्लेरेशन के अंदर उसका परमानेंट अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। टू द पर्सन पेइंग और क्रेडिटिंग सच सम, किसको देगा वो डेक्लेरेशन, उस व्यक्ति को जो उसको पेमेंट करने वाला है। और ऐसे में ये जो व्यक्ति है, मान लेते हैं मिस्टर वाई है जिन्होंने जो है ट्रांसपोर्टर को हायर किया। अब मिस्टर वाई क्या करेंगे, इस डेक्लेरेशन के सर्टेन पर्टिकुलर्स और जितनी अमाउंट इस ट्रांसपोर्टर को पे की है वो जो है अपनी टीडीएस रिटर्न के अंदर जो है डिक्लेयर करेंगे। जब वो अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे, दैट इज फॉर्म 26Q, तो उस फॉर्म के अंदर वो बताएंगे कि कितनी ऐसी अमाउंट है जो सेक्शन 194C सब सेक्शन 6 के तहत पे की गई है विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो यहां पर कहा गया द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग और क्रेडिटिंग any sum to the person referred to in subsection 6 shall furnish to the prescribed income tax authority or the person authorized by it such particulars in such form and within such time as may be prescribed। तो इसके लिए बेसिकली रूल 31A जो है वो इनकम टैक्स में दिया गया है, और रूल 31A के जो सब रूल 4 है उसके तहत बेसिकली बताया गया है कि जो पेमेंट करने वाला है वो क्या करेगा, जब अपनी फॉर्म 26Q फाइल करेगा, टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा, तो उसके तहत जो है वो बेसिकली वो अमाउंट जो है डिक्लेयर करेगा जो विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस पे की गई है अंडर सेक्शन 194C सब सेक्शन 6। तो ये बेसिकली जो है बताया गया है फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे में एज एन अकाउंटेंट, एज ए टैक्स प्रोफेशनल, जब भी आप किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपकी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। लिमिट क्या है, लिमिट वही है फॉर ए सिंगल पेमेंट 30,000 रुपीज, कंसोलिडेटेड पेमेंट फॉर द ईयर 1 लाख रुपीज। लेकिन ऐसे में अगर वो ट्रांसपोर्टर एक डिक्लेरेशन आपको दे देता है कि उसके पास 10 से ज्यादा जो है गुड्स कैरिज व्हीकल नहीं है, तो ऐसे में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना होगा, वो डिक्लेरेशन जो है विद परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द ट्रांसपोर्टर वो जो है आपको अपने पास मेंटेन करनी होगी। और जब टीडीएस की रिटर्न्स आप फाइल करते हैं तो उस टीडीएस की रिटर्न में भी आपको रिपोर्ट करना होगा कितनी पेमेंट आपने ट्रांसपोर्टर्स को की है विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194C सब सेक्शन 6। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है गुड्स कैरिज के रिगार्डिंग। गुड्स कैरिज के रिगार्डिंग रिलीफ दी गई है, लेकिन जो कैरिज ऑफ पैसेंजर्स है उसके रिगार्डिंग कोई रिलीफ आपको नहीं दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने व्हीकल को हायर किया है फॉर कैरिंग पैसेंजर्स तो ऐसे में आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही होगा।
अगर जो पेमेंट है वो 30,000 रुपए से ज्यादा है या पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा है, उस केस में आप जो डिक्लेरेशन है वो नहीं ले सकते। ध्यान रखें, सबसेक्शन 6 में साफ साफ कहा गया है कि फॉर गुड्स कैरेजेस, अगर आपने जो गुड्स कैरेजेस को हायर किया है, लीज पर लिया है, तो ऐसे में जो है आप डिक्लेरेशन लेंगे और टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा कैटरिंग, अगर आप कैटरिंग के रिगार्डिंग पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194C, क्योंकि कैटरिंग की सर्विस भी क्या है, वर्क है, और वर्क के लिए आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो ऐसे में आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो मान लेते हैं आपने बिजनेस के लिए कोई प्रोग्राम जो है रखा, उस प्रोग्राम के अंदर आपने कैटरर को हायर किया, अच्छे अच्छे जो डिशेज है वो आपने बनवाए, तो उस कैटरर को आप जो भी पेमेंट करेंगे तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब एक और लास्ट और जो सबसे ज्यादा टेक्निकल बात है वो हम सेक्शन 194C में जो है समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम सेक्शन 194C को कंक्लूड करेंगे। सेक्शन 194C मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हैं और उसके लिए अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है अंडर सेक्शन 194C, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स इज नॉट कवर्ड अंडर वर्क। तो मान लेते हैं मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर वाई से कुछ शर्ट्स जो है परचेज करते हैं। तो ऐसे में मैंने बताया कि अगर शर्ट परचेज की जा रही है और उसके लिए जो भी पेमेंट की जाएगी मिस्टर वाई को, तो ऐसे में सेक्शन 194C जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। अब एक सेकंड केस है, केस नंबर 2। यहां पर क्या किया, मिस्टर एक्स ने कहा कि शर्ट्स जो है हम मिस्टर वाई से खरीदेंगे और मिस्टर वाई को जो है हम फैब्रिक प्रोवाइड करेंगे, जो बेसिकली रॉ मटेरियल है, जो कि कपड़ा, वो मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पर फैब्रिक आप कह सकते हैं, और मिस्टर वाई क्या करेंगे, इस फैब्रिक से शर्ट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे, शर्ट्स बनाएंगे और वो मिस्टर एक्स को जो है प्रोवाइड करेंगे। तो जनरली ये जो ट्रांजैक्शन है इसको कहा जाता है जॉब वर्क। मींस आपने सर्टेन रॉ मटेरियल, सर्टेन गुड्स जो है वो प्रोवाइड की टू ए अनदर पर्सन, और उस अनदर पर्सन ने उसके ऊपर सर्टेन प्रोसेस अप्लाई की और एक नया प्रोडक्ट जो है वो बनाया और आपको प्रोवाइड कर दिया। इसको कहा जाता है जॉब वर्क। तो यहां पर ये जो है सेक्शन 194C में जो है कवर किया जाएगा और इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि लेट से फैब्रिक प्रोवाइड किया गया 1 लाख रुपीस का, और उस पर मिस्टर वाई ने जो अपनी वर्किंग की, अपनी जो प्रोसेस अप्लाई की, उसके लिए जो है उसका जो खर्चा है वो है 50,000 रुपए। तो 1 लाख रुपए की जो फैब्रिक है वो तो मिस्टर एक्स ने ही प्रोवाइड की थी, तो ऐसे में उसके लिए तो मिस्टर वाई कुछ चार्ज नहीं करेंगे। जो 50,000 रुपए की जो अमाउंट है, जो उन्होंने सर्टेन प्रोसेस अप्लाई की, सर्टेन जो है अपनी स्किल्स अप्लाई की, उसके लिए वो 50,000 रुपए चार्ज करेंगे। तो ऐसे में इस 50,000 रुपए पर सेक्शन 194C के तहत टीडीएस डिडक्ट होगा। अब लोगों ने क्या किया, इस प्रैक्टिस से बचने के लिए कि टीडीएस डिडक्ट ना करना पड़े, क्योंकि मिस्टर वाई चाहेंगे कि उनका टीडीएस डिडक्ट ना हो, दो रीजन की वजह से। एक तो उनका जो 1% 2% जो टीडीएस डिडक्ट होता है, उनकी जो लिक्विडिटी ब्लॉक होती है वो ब्लॉक ना हो, और सेकेंडली हो सकता है ये अपनी उस इनकम को एस्केप करना चाहते हो, ये अपनी उस इनकम को जो है उस पर टैक्स पे ना करना चाहते हो, तो ऐसे में ये चाहेंगे कि उस पर टीडीएस डिडक्ट ना हो, गवर्नमेंट को ना पता चले। तो मिस्टर एक्स के साथ मिलकर इन्होंने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। क्या प्रैक्टिस की, मिस्टर एक्स ने पहले तो यह फैब्रिक जो है, फैब्रिक
1 लाख रुपीस का ये मिस्टर वाई को सेल कर दिया। तो ऐसे में अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, यहां पर जो है फैब्रिक सेल नहीं किया गया था, यहां पर सिर्फ फैब्रिक प्रोवाइड किया गया था मिस्टर वाई को। और अब ये जो करंट केस है इसके अंदर फैब्रिक सेल कर दिया गया है मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई ने इस पर सर्टेन प्रोसेस अप्लाई की, सर्टेन स्किल्स अप्लाई की, और उसके बाद जो है शर्ट्स बनने के बाद जो है उन्होंने 1,50,000 रुपए में जो है ये शर्ट्स मिस्टर एक्स को सेल कर दी। अब इससे हुआ क्या आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर वाई ने जो है उन गुड्स की सेल की है मिस्टर एक्स ने फैब्रिक की सेल की है मिस्टर वाई को, तो ऐसे में सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग टीडीएस अट्रैक्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 194C। और सेम वे में मिस्टर वाई ने भी क्या किया, उन शर्ट्स को सेल कर दिया मिस्टर एक्स को, तो भी ऐसे में जो है 194C अप्लाई नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने देखा बहुत सारे लोगों ने ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है फॉर अवॉइडिंग टीडीएस। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी डिजाइन अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर कराता है और उसके लिए अगर वो कोई गुड्स सेल करता है तो ऐसे में ये भी वर्क्स माना जाएगा और इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहां पर कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर, यहां पर मिस्टर एक्स कस्टमर है, उन्होंने अपनी स्पेसिफिकेशन दी, अपना डिजाइन दिया, और ऐसे में इसी कस्टमर से क्या किया गया, गुड्स परचेज किया गया बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर, तो ये भी क्या माना जाएगा, वर्क माना जाएगा। अब लोगों ने इसका भी एक तरीका निकाला इसको भी अवॉइड करने का। मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपने एक रिलेटिव मिस्टर ए को जो है यह फैब्रिक सेल कर दिया, और मिस्टर ए ने इस फैब्रिक को मिस्टर वाई को सेल कर दिया, और मिस्टर वाई ने इस फैब्रिक पर अपनी स्किल्स अपनी प्रोसेस अप्लाई करते हुए शर्ट्स प्रिपेयर की, और वे शर्ट्स जो है मिस्टर एक्स को सेल कर दी। आपने देखा कि वही कोशिश की गई है, सिर्फ एक लेयर यहां पर आ गई मिस्टर ए, तो ऐसे में इसको भी नलीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर मिस्टर एक्स अगर जो कस्टमर है वो अपने किसी रिलेटिव को वो गुड्स सेल कर देते हैं और रिलेटिव उस गुड्स को जो है कॉन्ट्रैक्टर को सेल करता है तो भी ये वर्क्स माना जाएगा, तो भी इस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। यहां पर कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग ऑफ ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर या फिर its associates means related person, being a person placed similarly in relation to such customer, जो कि बेसिकली उस कस्टमर की जगह पर ही उसको जो है रखा गया है। as is the person placed in relation to the SSC under the provisions contained in clause B of subsection 2 of section 40A, तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लोज बी में जो भी रिलेटिव्स और एसोसिएट्स की डेफिनेशन दी गई है, अगर वो व्यक्ति कौन, मिस्टर ए, अगर उनमें कवर होता है तो जो है यहां पर सेक्शन 194C अट्रैक्ट होगा और मिस्टर एक्स को जो है टीडीएस डिडक्ट करना होगा, वो जो भी पेमेंट मिस्टर वाई को करेंगे। तो ये बेसिकली यहां पर बताया गया है कि अगर कस्टमर की डिजाइनिंग कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप कोई प्रोडक्ट जो है के लिए पेमेंट कर रहे हैं और उसके लिए उस कस्टमर ने जो है उन गुड्स को सेल भी किया है, तो भी ये वर्क्स माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं माना जाएगा। तो यहां पर टेक्निकली आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है और क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के केस में सेक्शन 194C एप्लीकेबल नहीं होगा,
वर्क्स के कॉन्ट्रैक्ट में जो है सेक्शन 194C एप्लीकेबल होगा। इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, द मेन ऑब्जेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट is the transfer of property and the delivery of the possession of a movable property, even though goods might have been manufactured as per the requirements and specification of the client. The article has an identifiable existence prior to its delivery to the purchaser, and the title of the property vests with the purchaser only upon delivery. And in case of work, the principal object of the work is one of contract is one of work and labor, even though some material might have been used in the execution of the contract. In case of contract for work, the product is brought into existence by applying work and labor, and material are consumed in execution of the work. तो मैंने आपको बताया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जनरली आपको जो है मटेरियल प्लस लेबर ये जो है दोनों देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन जो है आप देख सकते हैं, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो जो है कुछ शर्ट्स जो है आपसे बाय करेंगी एज पर द डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन गिवन टू इट। जो डिजाइन और स्पेसिफिकेशन है वो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को प्रोवाइड की, और इसके लिए ए लिमिटेड ने जो है सर्टेन रॉ मटेरियल भी बी लिमिटेड को सेल किया। फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 बी लिमिटेड हैज रेज्ड फॉलोइंग इनवॉइसेस ऑन ए लिमिटेड। तो बी लिमिटेड ने जो है ये इनवॉइसेस रेज किए। 14 अक्टूबर 2023 को मिस्टर जो बी लिमिटेड है उसने जो है 10,000 क्वांटिटी के लिए 60,000 जो है अमाउंट का बिल रेज किया। इनवॉइस नंबर 1020 है। तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि कस्टमर की स्पेसिफिकेशन, कस्टमर के डिजाइन के अकॉर्डिंग आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके लिए कस्टमर ने आपको कुछ गुड्स सेल की है तो भी जो है यह वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और इसमें जो है जो अमाउंट आप चार्ज करेंगे उस पर जो है टीडीएस डिडक्ट करना होगा बाय द कस्टमर। अब सेकंड इनवॉइस रेज किया गया, 1255 नंबर है, जिसके अंदर 20,000 क्वांटिटी ऑफ शर्ट्स है, 80,000 रुपए की मेटेरियल वैल्यू है, 45,000 रुपए की लेबर वैल्यू है। तो ये आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 194C। अगर मेटेरियल वैल्यू को अलग से मेंशन किया गया है तो मेटेरियल वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेबर वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इट मीन सेकंड इनवॉइस के अंदर आपको जो है 45,000 रुपए की वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 2%, क्योंकि जो है पेमेंट की जा रही है एक कंपनी को। बी लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 2%। इन प्रेजेंट केस ए लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन 60,000 फॉर द इनवॉइस नंबर 1020, while in invoice number 1255 TDS is to be made on 45,000 only। 80,000 रुपीज के अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 194C में साफ साफ कहा गया है कि अगर मटेरियल वैल्यू अलग से प्रोवाइड की गई है तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट तो सेक्शन 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। The deduction of TDS will be made from sum paid for carrying out any work or for supplying labor for carrying out any work. In other words, the section will apply only in relation to a work contract and to a labor contract, will not recover contract for sale of goods। तो मैंने आपको बताया सेल ऑफ गुड्स के तहत टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, मटेरियल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर सिर्फ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। Contract for rendering professional services, professional cannot be regarded as contract। तो अगर किसी प्रोफेशनल को आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप यह नहीं मानेंगे कि वो फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट आप पेमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग से सेक्शन दिया गया है 194 सेक्शन जे। अगर सेक्शन 194 जे स्पेसिफिक सेक्शन नहीं होता तो आप सेक्शन 194C के तहत टीडीएस डिडक्ट करते। लेकिन जब एक स्पेसिफिक सेक्शन अगर आपको प्रोवाइड किया गया है तो वह स्पेसिफिक सेक्शन जो है उस पर एप्लीकेबल होगा, जनरल सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 194C के तहत टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ प्रोफेशनल पेमेंट्स। No deduction of income tax is to be made from payments relating to such contract under section 194C। Separate provision for fees for professional services has been made under section 194J। तो section 194J के तहत जो है बेसिकली टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा इन केस ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। तो ये बेसिकली सभी बातें बताई गई थी अंडर सेक्शन 194C फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट। एक
एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है डिस्कस कर लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आपको अच्छे से मिल सके। तो ये एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स एक कॉन्ट्रैक्टर है और ऐसे में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एबीसी लिमिटेड ने कुछ पेमेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्टर को की है। हमें यह चेक करना है क्या टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है या नहीं, और अगर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है तो कितना टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अगर हम बात करें सेक्शन 194C की, एबीसी लिमिटेड एक स्पेसिफाइड पर्सन है और ऐसे में स्पेसिफाइड पर्सन अगर पेमेंट करती है फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है तो यहाँ पर 1% का जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाएगा बाय द कंपनी। ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो है जो चेक करना है, स्टेटस जो चेक करना है वो कॉन्ट्रैक्टर का स्टेटस चेक करना है जिसको पेमेंट की जानी है। अगर वो एक इंडिविजुअल एचयूएफ है तो ऐसे में 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर वो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। पेमेंट की गई 1 मई 23 को 15,000 रुपए की, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि सिंगल पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं है और पूरे साल भर के अंदर पेमेंट अभी 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हुई है, तो यहां पर 1 मई 2023 को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेमेंट हुई 1 अगस्त 23 को 25,000 रुपए की, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि जो सिंगल पेमेंट है वो 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं है और कंसोलिडेटेड पेमेंट की अगर हम बात करें तो अभी जो है 40,000 रुपीज की कंसोलिडेटेड पेमेंट हुई है, तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज की पेमेंट एक्सीड नहीं हुई है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट 1 दिसंबर 23 को, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज नो। सिंगल पेमेंट जब 30,000 रुपए को एक्सीड करेगी तो टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पर सिंगल पेमेंट की जा रही है एग्जैक्ट 30,000 रुपए की, तो अगर एग्जैक्ट 30,000 रुपए की पेमेंट भी अगर आप करते हैं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर 30,001 रुपए की भी पेमेंट होती तो टीडीएस डिडक्ट किया जाता। अगर कंसोलिडेटेड पेमेंट की हम बात करें, कंसोलिडेटेड पेमेंट हमारी 70,000 रुपए हुई है, 70,000, तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि 1 लाख रुपीज को एक्सीड नहीं की हुई है पेमेंट। उसके बाद 1 मार्च 24 को पेमेंट की गई 48,000, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज यस। यहां पर हमारी सिंगल पेमेंट भी जो है 30,000 रुपए को एक्सीड कर चुकी है 48,000, और हमारी जो कंसोलिडेटेड पेमेंट है पूरे साल भर की वो भी आप देखेंगे तो वो हो चुकी है 1,18,000 रुपए, जो कि 1 लाख रुपीज को क्रॉस कर चुकी है, तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट होगा। अब सवाल आता है किस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहां पर जो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा वो पूरी की पूरी 1,18,000 रुपए की अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो आप जो लास्ट पेमेंट करेंगे 48,000 रुपीज की, इसमें से आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे कितना? 1,18,000 रुपए का 1%, दैट इज 1,180 रुपए, 1,180 रुपए। तो आप जो लास्ट पेमेंट करेंगे उसको 48,000 रुपए की, उसमें से आप 1,180 रुपए लेस करेंगे और 46,820 रुपए की पेमेंट जो है आप मिस्टर एक्स को कर देंगे। तो इस तरह बेसिकली सेक्शन 194C में जो है आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी एग्जांपल में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कंपनी होती, कोई पार्टनरशिप फर्म होती, तो यहाँ पर आपको जो है 2% का टीडीएस डिडक्ट करना होता, और ऐसे में लास्ट पेमेंट जो आप 48,000 रुपए की करते हैं उसमें से 1,18,000 रुपए का 2% जो है आप यहाँ पर लेस करते, दैट इज 2,360,45640 अमाउंट जो है आप कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देते हैं। तो इस तरह बेसिकली आपको सेक्शन 194C के तहत जो है टीडीएस डिडक्ट करना है, लीगल प्रोविजंस के रिगार्डिंग एज वेल एज रिगार्डिंग जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर शेयर कीजिए।